हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200, इसकी जो यूनिट 4 है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सिलेबस आप सभी के सामने है। यूनिट 1 2 3 कंप्लीट करवा दी गई है। आज यूनिट 4 से जो आपका टॉपिक है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इनके बीच का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूं। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये प्रतिहार का एरिया था। जो दक्षिण में देख रहे हो ये राष्ट्रकूट का एरिया है। और ये थोड़ा बंगाल साइड आप देख पाओगे तो ये आपका पाल लोगों का एरिया है। ये तीन जो थे साम्राज्य, ये एक कन्नौज को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, हर कोई चाहता था कि इस जगह पर मेरा कंट्रोल हो। तो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो भाई गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है, हुआ क्या था कि भाई मतलब जैसे ही मतलब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और दिल्ली सल्तनत जो है उसके आने से पहले का जो काल था उसको हम कहते हैं प्रारंभिक मध्यकाल, मींस मध्यकाल की स्टार्टिंग। और ये प्रारंभिक मध्यकाल जो है, ये इसको आप ये भी समझ सकते हो कि जब हम एंशियंट टाइम से मिडेवल में जा रहे थे उसके बीच का जो टाइम था वो ही प्रारंभिक मध्यकाल है। और ये हमारे जो बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इस टाइम को भारतीय इतिहास का अंधकार का युग बोला है। मींस इस टाइम पे जो थे हमारे ज्यादातर जो मतलब जो राजा महाराजा आपस में ही लड़ते रहते थे। कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था जो पूरे देश में शासन करता हो। इसलिए आराम से बाहर से जो भी मुस्लिम शासक आते थे वो हमारे ऊपर कब्जा करके चले जाते थे। तो इस समय भारत में सामंतवाद भी बहुत ज्यादा था, भूमि अनुदान भी होता था। और इसके अलावा जो भूमि दान की जाती थी उस जमीन पर उन लोगों का प्रशासनिक न्यायिक अधिकार भी होता था। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर अधिकार के बाद वो दान दिया जाता था। और पुजारियों को ही नहीं बल्कि ये जो दान होता था ये बहुत बारी भूमि का दान कैश सैलरी के बदले भी दिया जाता था अधिकारियों को। ठीक है, भूमि के रूप में, मीन्स उनसे काम करवाकर बदले में भूमि भी दी जाती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे सामंतवाद भी भारत में आया। अब क्या है, नगरीकरण का धीरे धीरे पतन हो रहा था, वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ रही थी, विदेशी व्यापार कम हो रहा था। तो इसलिए अब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो साम्राज्य जितने भी थे वो मतलब आप ये समझ लो इस टाइम पे आत्मनिर्भर होने पे हर कोई फोकस कर रहा था क्योंकि बाहर का व्यापार बंद हो गया था। और इससे क्या हुआ, प्रशासन जो है और जो राजस्व का संग्रह होता है उसका विकेंद्रीकरण हुआ। मींस ज्यादा से ज्यादा छोटे लेवल तक जाकर भी अब टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो गया था। प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयां आ गई थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि राजा और जनता के बीच में कुछ कुछ मीडिएटर्स भी यहाँ पे आने लगे जिनको आप अभिजात वर्ग के लोग भी कहते हो। ठीक है, और इसी तरीके से जो एक केंद्रीकृत पहले हमारे साम्राज्य होते थे बड़े बड़े, जहां एक राजा के पास सारी शक्तियां होती थी, अब वो बदलकर अब ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण, मींस ज्यादा से ज्यादा शक्तियों का बंटवारा होने लगा था। और जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के विभिन्न गांवों को भूमि अनुदान के रूप में सामंतों को सौंप दिया। मींस बहुत बारी क्या होता था कि भूमि अनुदान बहुत ज्यादा चलता था। ठीक है, उस टाइम पे। अब हम राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटों के बारे में क्या है। तो हुआ क्या था कि जो बादामी के चालुक्यों का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रकूटों का विकास होता है। ये आप मान के चलो 8वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जो एरिया है दक्कन का वो राष्ट्रकूटों के कंट्रोल में था। और इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। ठीक है, जिन्होंने चालुक्यों के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया और बादामी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इनके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम थे जो कि दंती दुर्ग के चाचा ही थे। और उन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर भी बनाया था। ठीक है, उनको जाना जाता है उसके लिए। और कृष्ण प्रथम ने अपने सबसे बड़े पुत्र गोविंद द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया अपने बाद, जो कि एक राजा के तौर पर सफल नहीं हो पाया। उनके भाई ध्रुव ने कृष्ण प्रथम को पराजित किया। ठीक है, और सिंहासन पर वापस कब्जा पा लिया। अब ध्रुव जो है वो पल्लव शासकों से भी लड़ता था जाकर। ठीक है, और जो वेंगी के राजा होते थे उनसे भी लड़ता था। और
इस जीत के बाद जो ये ध्रुव नाम से राजा था, इसने पूरे दक्कन को अपने कंट्रोल में कर लिया, धीरे धीरे लड़ाई लड़ते लड़ते। अब गोविंद तृतीय को सभी राष्ट्रकूट शासकों में सबसे महान शासक माना जाता है। जो गोविंद तृतीय था, जो तीसरे नंबर वाला गोविंद था, ये बहुत शक्तिशाली था। जब वो उत्तर में लड़ने में बिजी था, तो जो चोल थे, पांडे थे और पल्लव थे, उन्होंने क्या करा, एक गठबंधन बना लिया इनके खिलाफ। लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। सोचो ये कितना शक्तिशाली राजा था। उसने श्रीलंका के राजाओं को भी अपने कंट्रोल में कर रखा था। और उसके बाद इसी वंश से अमोघ वर्ष प्रथम भी एक अच्छा राजा था। लंबे समय तक उसने शासन करा और कला का ये लोग बहुत संरक्षण करते थे। जो कलाकार वगैरह होते थे उनको पूरा समर्थन करते थे। अमोघ वर्ष प्रथम जो है, उसने अपनी राजधानी मान्य खेत को बनाया था, ठीक है। और इनके उत्तराधिकारी पुत्र जो थे वो थे कृष्ण द्वितीय और इनके पोते थे इंद्र तृतीय, ठीक है। तो बाद के जो राष्ट्रकूट राजा हुए वो ज्यादा फेमस नहीं है, उन्होंने कोई बड़े काम नहीं करे। और 10वीं शताब्दी खत्म होते होते चालुक्यों ने फिर से इनको हरा लिया और अपनी कंट्रोल में सत्ता कर ली। अब आता है पाल वंश। अब ये पाल वंश के जो लोग थे, ठीक है, ये पाल साम्राज्य है। जो आप देखोगे बिहार का कुछ एरिया, पश्चिम बंगाल का एरिया, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरियाज इसके अंडर में आते थे। तो हर्षवर्धन राजा की मृत्यु के बाद बंगाल में बहुत लड़ाई झगड़े फैल रहे थे और बंगाल के लोगों ने इस अराजकता को खत्म करने के लिए गोपाल नाम से एक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया, ठीक है। अब गोपाल ने 5 सालों तक शासन करा और उन्होंने पाल वंश की नींव रखी। पाल वंश बिहार, बंगाल के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता था, ठीक है, और बहुत बड़ा एक साम्राज्य बन चुका था। पाल वंश का राजनीतिक आधार बिहार और बंगाल की उपजाऊ भूमि थी। उसकी वजह से उनका साम्राज्य बहुत ज्यादा अच्छा था और इनका व्यापार बहुत अच्छा होता था और साम्राज्यों के साथ में, ठीक है। तो पाल वंश काफी ज्यादा खतरनाक था। फिर गोपाल के पुत्र और जो उत्तराधिकारी थे वो धर्मपाल थे। वो भी बहुत अच्छे योद्धा थे और उन्होंने अपनी राज्य की सीमाओं को और बढ़ाया युद्ध जीत के। और धर्मपाल की जब मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी देवपाल बने, ठीक है। और उन्होंने तो भाई अपने साम्राज्य जो मिला था, जो आपके मतलब उनके पिता ने दिया था, वो तो दिया ही दिया, बल्कि अपने से भी उसने बहुत युद्ध जीतकर साम्राज्य को और बड़ा किया। तो उन्होंने एक आक्रामक नीति अपना रखी थी, लड़ाई झगड़े वाली, ठीक है। और हमेशा वो मोस्टली देखे जाते थे युद्ध लड़ते हुए ही। और वो कला को बहुत सपोर्ट करते थे, कलाकारों को, और वो बहुत अच्छे वास्तुकार भी थे, ठीक है। और उन्होंने कई बौद्ध मठों, मंदिरों को भी बनवाया था, तो इसके लिए ये जाने जाते हैं। इसके बाद पाल वंश कुछ समय के लिए थोड़ा सा इग्नोर हुआ जाने लगा, क्योंकि थोड़े जो राजा थे वो उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं आए और उनकी फिर शक्ति जो है वो पटना के आसपास तक ही सीमित हो गई और बंगाल पे जो उनका कंट्रोल था वो धीरे धीरे उन्होंने खो दिया। इसके बाद रामपाल एक राजा आए इनके, उन्होंने कुछ समय के लिए पाल वंश को मजबूत रखा और बंगाल में 12वीं शताब्दी में सेन वंश पाल वंश का उत्तराधिकारी बना। मींस अब एक नया वंश आ गया, सेन वंश। उन्होंने बंगाल को कब्जे में ले लिया। अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ते हैं कि इनके बारे में क्या बताया जाता है। तो ये गुजरात का एरिया आप देख सकते हो, राजस्थान का कुछ एरिया। तो ये जो एरिया था ये गुर्जर प्रतिहार का एरिया था। और गुर्जर प्रतिहार शुरू में एक राजपूत कबीले थे जो गुर्जर के वंशज थे, ठीक है, ऐसा ये हमारे इतिहासकार कहते हैं। और गुर्जर जो है, और मैं आपको बताऊं, इन पे बहुत डिबेट भी चलती है, तो जैसा आपको फिलहाल बताया जाता है आपको उसी तरीके से लिखना है। सो गुर्जर 6ठी शताब्दी में भारत में आकर बस गए और अभी यह माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार यहाँ के मूल निवासी थे और क्षत्रिय हैं जो गुर्जर प्रतिहार हैं। और उनके पूर्वज हरिश्चंद्र थे जिन्होंने भद्र नामक एक क्षत्रिय महिला से शादी करी थी और भद्र के पुत्रों ने उनकी जाति को अपनाया। मींस जो महिला है वो क्षत्रिय थी और उसके जो बच्चे हुए उन्होंने अपनी मम्मी जो थी, उनकी जो मैया है, उसकी जो था वर्ण क्षत्रिय, उसको अपना लिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गुर्जर जो है वो उनके पूर्वज जो थे वो लक्ष्मण जी से संबंधित हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, गुर्जर प्रतिहार कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, विष्णु जी, शिव जी, भगवती जी, माता जो है हमारी माता रानी। और गुर्जर प्रतिहारों ने जो बाहर से अरब जो लोग आते थे घुसपैठ करने, उनको खदेड़ने में बहुत अच्छा खासा अपना योगदान दिया। और उन्होंने मुख्य रूप से जो पश्चिमी साइड से जितने भी आक्रमणकारी आते थे उनको गुर्जर प्रतिहार रोकते थे। तो इस राजवंश का पहला महान शासक नागभट्ट माना जाता है और जिसके टाइम पे ही अरब मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर लिया था और मध्य भारत पर आक्रमण भी किया था, लेकिन उनको हरा दिया गया था यहाँ पे और वो फिर वापस चले गए थे।
नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारियों को एक शक्तिशाली साम्राज्य दिया था भाई। नागभट्ट के बाद कक्का, देवराज, फिर वत्सराज, धीरे 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 गुर्जर प्रतिहारों का वंश आगे बढ़ता गया। फिर वत्सराज के जो पोते थे रामभद्र, उन्होंने 3 सालों तक शासन करा। रामभद्र जी थे, उनके बेटे थे मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज जी ने इस वंश को बहुत आगे बढ़ाया। आप मानो गुर्जर प्रतिहार में अगर किसी राजा का नाम लिया जाता है तो वो श्री मिहिर भोज जी हैं। ठीक है, वो बहुत शक्तिशाली थे और वो कन्नौज को भी कंट्रोल करने में सफल रहे और अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। ठीक है, और भोज ने पाल राजा नारायण पाल को भी हराया था और पश्चिमी हिस्सा भी जीत लिया। लंबे समय तक राष्ट्रकूटों से लड़ते रहे। महेंद्र पाल ने अपने पिता जो मिहिर भोज जी हैं उनकी कलाओं को अपनाया। ठीक है, और उस साम्राज्य की गरिमा को बनाए रखा। लेकिन उसके बाद के जो राजा आए वो थोड़े कमजोर थे। सबसे शक्तिशाली हैं मिहिर भोज जी। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रायंगल चलता था इनका, कन्नौज को लेकर लड़ते रहते थे। तीनों वंशों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष यही था कि भाई लगातार गठबंधन बनते थे, लड़ाई होती थी। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर भारत के बहुत ही समृद्ध एरियाज थे, कन्नौज वगैरह रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। हर कोई चाहता था मैं उस पर कब्जा करूं। तो संघर्ष का परिणाम यही होता था, सेना लड़ती थी भाई लगातार, कूटनीतिक चालबाजी चलती थी, राजनीतिक साजिशें होती थी। ठीक है, हुआ क्या, कोई भी साम्राज्य भाई किसी भी कन्नौज वगैरह पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, बदलता रहता था। कभी गुर्जरों के हाथ में है, कभी पाल वंश के हाथ में है, कभी राष्ट्रकूटों के कंट्रोल में है। तो ये आपस में लड़ते रहते थे और इससे क्या होता है कि भाई ये संघर्ष लगातार होता था तो ये तीनों साम्राज्य भी कमजोर होते चले गए। इसका फायदा बाहर वाले ले गए और उन्होंने भारत पर कब्जा करा, अटैक करा। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।